नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। तो आइए आज हम बात करेंगे छठवीं कक्षा के चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना। तो इसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक को जो जिक्र करेंगे वह रहेगा हमारा पहला टॉपिक जो है हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं, और इसमें दूसरा टॉपिक हमारा जो रहेगा पदार्थों के गुण के बारे में रहेगा। तो ये दोनों टॉपिक को हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर में बने रहें अंत तक। और आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि ये जो चैप्टर आपको है ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको मतलब जो काम करेगा, और आपको हर समय ये आपको उपयोगी साबित होगा हर एक परीक्षा के लिए, चाहे वो वे यूपीएससी का हो या बीपीएससी का हो या कोई अदर ही एग्ज़ाम हो। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर, सॉरी अध्याय की ओर। हमारा पहला टॉपिक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। तो इसमें जो है क्या कहा जाता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं हैं। हम अपने चारों ओर वाली अनेक वस्तुएं हैं होती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। जी हाँ दोस्तों, हम देखते हैं कि अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं। कोई वस्तु रंग में अलग होता है तो कोई वस्तु आकार में अलग होता है। यानी हम कह सकते हैं कि हर एक वस्तु जो होते हैं वह भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। तो चलिए आगे ध्यान देते हैं दोस्तों। अपने चारों ओर के वस्तुओं को देखिए और गोल आकृति की वस्तुओं को पहचानिए। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसे वस्तुएं भी रखी जा सकती है। मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दें। आपको एक चित्र दिया गया है दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं चित्र दिया गया है। इसमें वस्तुओं के बारे में कुछ बताया गया है। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। तो देख सकते हैं, इन वस्तुओं को आप गौर से देखिए और इन्हें पहचानने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दे रहे हैं, यानी अपने चारों ओर की वस्तुओं को हम ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में उन मदों यानी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2 और 1.3 में सूचीबद्ध किया था। जी हाँ दोस्तों, अध्याय 1 के सारणी 1.1, 1.2 और 1.3 में जितने भी वस्तुओं को हमने सारणी बनाया था वे सभी खाने योग्य वस्तुएं थी। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उसमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। मान लीजिए हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को हम समूह में स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हम वस्तुओं के समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं उनके आधार पर बांटा है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ वस्तुओं को हम उनके आकृति और उनके आधार पर बांटे हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों की बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरणों के विषय में
विचार कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आप और भी उदाहरण पर विचार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्रियाकलाप 1। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा? चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, झाड़न, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा आदि ये सभी वस्तुएं होंगे। और भी वस्तुएं हो सकते हैं, बैंट, माचिस की डिब्बी, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें, ये सब हम अपने विद्यालय में ला नहीं सकते हैं, लेकिन सोच करके सूची बना सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। यानी कहता है कि कागज की वस्तुओं को अलग कीजिए और लकड़ी से बनी वस्तुओं को अलग कीजिए। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को दो समूह में बांट सकते हैं। इसमें एक समूह की सभी वस्तुएं कागज की अथवा लकड़ी से बनी है तथा दूसरे समूह की वस्तुएं इन पदार्थों से नहीं बनी है। इसी प्रकार हम खाना पकाने का उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्र की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 में सूची बनाइए। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी है उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना जिसमें वस्तुएं संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। यानी हमारे आसपास इतना अधिक वस्तु उपलब्ध है कि हम उसके बारे में आसान से शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं कि उसके बारे में हम ना तो लिख सकते हैं और ना ही उन पर एक नोटबुक तैयार कर सकते हैं, क्योंकि वस्तु हमारे आसपास बहुत अधिक है। ऐसे प्रकरणों से पदार्थों को पहचान के लिए अपने मित्रों, शिक्षक तथा अभिभावक से विचार विमर्श कीजिए। यहाँ सारणी 4.1 देख सकते हैं। कुछ वस्तुओं को दिया गया है, जैसे हमारा दिया गया है प्लेट यानी थाली। ये किस पदार्थ की बनी होती है? तो कुछ इस्पात की होती है, कांच की होती है, प्लास्टिक की होती है या कोई अन्य भी हो सकता है। पेन यानी कलम प्लास्टिक की हो सकती है या कोई धातु की हो सकती है। इसी प्रकार आप यहाँ पर और भी सूची तैयार कर सकते हैं जो आप जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ बूझो की क्या प्रश्न है। बूझो यह जानना चाहता है कि क्या हमने यह पता लगाया है कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। तो बूझो का यह प्रश्न है कि क्या हमने यह पता लगाया कि एक वस्तु का उपयोग एक से अधिक पदार्थों को बनाने में किया जाता है। तो आइए इस बात को स्पष्ट करते हैं क्रियाकलाप 2 में। हमारा क्रियाकलाप 2 क्या कहता है? क्रियाकलाप 2 ये रहा। सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इसके अतिरिक्त अपनी जानकारी और अधिक पदार्थ आप इसी सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी हैं और उन्हें कॉलम 2 में सूचीबद्ध कीजिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है? पहले हमने वस्तुओं को कई ढंग से समूहों में रखा। इसके पश्चात हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की विभिन्न वस्तुएं पदार्थों से बनी होती है। हम सभी वस्तुओं को एक सारणी में लाएं
और उससे हम कुछ सोच समझकर हमें यह ज्ञात हुआ कि विभिन्न वस्तुएं जो होती है सभी कोई न कोई पदार्थों से बनी होती है। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर हो सकती है और फिर एक ही पदार्थ का उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती है। यह कैसे निश्चित किया जाता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए? ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि एक ही पदार्थों से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम निर्माण कर सकते हैं या विभिन्न पदार्थों से एक वस्तु को बना सकते हैं। तो यह कैसे पता किया जाए कि यह बनावट जो है किस प्रकार हो? तो चलिए इसके बारे में हम और जानकारी प्राप्त करते हैं। और इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा यहाँ से दूसरा टॉपिक प्रारंभ होता है, जो है पदार्थों के गुण। तो आइए पदार्थों के गुण के बारे में जानें। ध्यान देंगे, क्या आपने कभी ऐसा जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? अध्याय 3 में कपड़े के टुकड़े के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए और यह भी ध्यान रखिए कि हम इस गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य काफ़ी हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा? गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने के पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाएगा। तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जिस प्रकार का हमें उपयोग है वस्तु का, उस प्रकार का वस्तु हमें तैयार किया जाता है। तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है। तो हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार की वस्तु इस पदार्थ के लिए उपयोगी साबित होगा, उस पदार्थ को हम चयन करते हैं। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोगों को की जाने वाली वस्तु का प्रयोजन पर निर्भर करता है। अतः पदार्थों का वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। कुछ नीचे गुणों की विवेचना की गई है। सबसे पहले हमें बताया गया है दिखावट। पदार्थ प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है। लोहा तांबे अथवा एल्युमिनियम से भिन्न दिखाई पड़ता है, परंतु फिर भी लोहे, तांबे तथा एल्युमिनियम में कुछ समानता हो सकती है जो लकड़ी में नहीं पाई जाती। आइए आगे समझते हैं क्रियाकलाप 3। विभिन्न पदार्थों जैसे गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्युमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए। क्या इसमें से कोई चमकीली पदार्थ दिखाई पड़ती है? चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक कीजिए। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को 2 भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। क्या आपने क्या पाया? क्या इन पदार्थों में से कुछ के ताजे कटे पृष्ठ चमकीले हैं? इन वस्तुओं को भी चमकीले पदार्थों के समूह में सम्मिलित कीजिए। क्या आप पदार्थों में इसी प्रकार का कोई चमक अथवा धुती देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हैं कीजिए। तथा धुतीवान तथा धुतीहीन पदार्थों की सूची बनाइए।
काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर देख सकते हैं कि क्या वे धूतिवान है अथवा नहीं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धूति होती है वे प्रायः धातु होते हैं। जिन पदार्थों में रगड़ने से चमकीले या उसके एक विशेष प्रकार के चमक होते हैं या एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम धातु बोलते हैं, वह धातु है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धूतिहीन दिखाई देने लगती है। ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रिया के कारण होती है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धूति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु के छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें और यह भी देखें कि इसमें धूति है अथवा नहीं। तो दोस्तों यहाँ हमने जाना कि जो धातुओं में ताजे कटने की जो धातुएं होती है उसमें धूति होती है, लेकिन कुछ समय बाद उस पर वायु और नमी के प्रभाव के कारण धूति उससे नष्ट हो जाती है, धूति दिखाई नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आइए अब हम जानेंगे धातु के कठोरता के बारे में। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ तो दबना संपीड़ित कठिन होता है, मतलब दबाना कठिन होता है, जब भी कुछ पदार्थ को आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं और कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं जिसे आसानी से दबा सकते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्युमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोंचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोंच सकते हैं जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोंचा जा सकता। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता अथवा खरोंचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं दोस्तों, जिसे आसानी से हम खरोंच सकते हैं या दबा सकते हैं, वे कोमल पदार्थ होते हैं। लेकिन जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है उसे कठोर पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ दो पदार्थों के बारे में जाना, एक कोमल पदार्थ और दूसरा कठोर पदार्थ। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल हैं जबकि लकड़ी कठोर होते हैं। दिखावट में, चलिए दोस्तों यहाँ आगे हम बढ़ेंगे। आगे जो है दिखावट में पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं जैसे धूति, कठोरता, रुक्ष यानी खुरदरा अथवा चिकना होना। क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ की दिखावट का वर्णन करते हैं? अगर सोच सकते हैं तो ऐसा आप सोचिए, विचार कीजिए। दोस्तों आगे हम लोग जानेंगे विलेय अथवा अविलेय पदार्थ जो हैं। कुछ पदार्थ आपको विलेय होते हैं और कुछ पदार्थ अविलेय होते हैं। इनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों क्रियाकलाप 4, कुछ ठोस पदार्थों जैसे चीनी, नमक, चौक, पाउडर, बालू, रेत तथा लकड़ी के बुरादे के नमूने एकत्र कीजिए। कांच के 5 गिलास लीजिए। प्रत्येक गिलास के लगभग 2/3 भाग में जल भरिए। पहले गिलास में कुछ मात्रा में चम्मच भरकर चीनी, दूसरे में नमक तथा इसी प्रकार शेष गिलासों में अन्य पदार्थ मिलाइए। प्रत्येक गिलास के अंतर्वर्तु को चम्मच से विलोड़ित कीजिए, मतलब धीरे धीरे चम्मच से उसको हिलाइए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए और प्रेक्षण कीजिए कि क्या होता है। आपको प्रेक्षण करने से कुछ मिनट तक प्रेक्षण कीजिए और प्रतीक्षा कीजिए। पता लगाइए कि जल में मिलाए गए पदार्थों का क्या होता है। चित्र 4.4 में आपने प्रेक्षणों को सारणी 4.3 में दर्शाए के अनुसार नोट कीजिए। यहाँ देखिए 4.4 चित्र में क्या लुप्त होता है और क्या लुप्त नहीं होता है,
इसे आपको प्रेक्षण में देखना है ध्यानपूर्वक और 4.3 सारणी में इसको पूरा करना है। नमक, नमक का क्या हो गया, तो जल में बिल्कुल ये पूर्णतः लुप्त हो जाता है, यानी गायब हो जाता है। उसी प्रकार चीनी भी गायब हो जाता होगा। बालू गायब होता है कि नहीं, ऐसा आप परीक्षण में देख सकते हैं। इसी प्रकार अन्य जो आपको सामग्री है वे सभी को आप देखकर अपने नोटबुक में तैयार कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यह पाएंगे कि कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए हैं अथवा घुल गए हैं, यानी विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलेय होते हैं। अर्थात यहाँ हम जान चुके हैं कि जो पदार्थ जल में पूर्णतः घुल जाते हैं वे विलेय होते हैं, और अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते तथा काफ़ी समय तक गिलास में बिड़ोलित करने पर भी जल में लुप्त नहीं होते, तो ये पदार्थ जल में अविलेय कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ दो बातें और भी जान लिया है। विलेय पदार्थ क्या होते हैं और अविलेय पदार्थ क्या होते हैं। क्योंकि जल बहुत से पदार्थों को विलीन कर सकता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रकायों में इसका एक महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या द्रव भी जल में विलीन हो जाते हैं। आइए क्रियाकलाप 5 देखते हैं। क्रियाकलाप 5 में है सिरका, नींबू का रस, सरसों का तेल अथवा नारियल का तेल, मिट्टी का तेल अथवा अन्य द्रव्य को नमूने एकत्रित कीजिए। इसे कांच की एक गिलास में लीजिए, इसे आधा जल से भरिए। अब इसमें चम्मच भरकर कोई द्रव मिलाइए और भली भांति बिड़ोलित कीजिए, मतलब इसको हिलाइए। इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। प्रेक्षण कीजिए कि क्या यह द्रव जल के साथ मिश्रित हो जाता है या नहीं। तो ध्यान दीजिएगा मिश्रित होता है कि नहीं, इसे आप आगे देख सकते हैं प्रेक्षण में। चित्र 4.5 जितने अधिक अन्य द्रवों को उपलब्ध हो सके उन सभी के साथ प्रयोग को दोहराइए। अपने प्रेक्षणों को सारणी 4.4 में लिखिए। हम यह देखते हैं कि कुछ द्रव जल में पूर्णतः मिश्रित हो जाते हैं और कुछ द्रव जल में मिश्रित नहीं होते हैं। कुछ समय तक ऐसा ही छोड़ देने पर अपनी पृथक परत बना लेते हैं। तो दोस्तों द्रव में भी कुछ ऐसे द्रव होते हैं जो जल में मिश्रित हो जाते हैं और कुछ जो हैं जल में मिश्रित नहीं होते हैं। यहाँ बूझो का एक और प्रश्न आया है। क्या है? बूझो यह सुझाव देता है कि हमें यह भी जांच करनी चाहिए कि अपने क्रियाकलाप 5 में जिन द्रवों का उपयोग किया था क्या जल के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव में भली भांति मिश्रित होते हैं। पहेली यह जानने के लिए उत्सुक है कि क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है। तो दोस्तों इसके बारे में आगे हम अभी जानेंगे। क्या गैसें भी जल में विलीन हो जाती है। कुछ गैसें जल में विलेय है जबकि कुछ अन्य विलेय नहीं है। समानतः जल में कुछ गैसें थोड़ी मात्रा में विलीन होती है। उदाहरण के लिए जल में विलीन ऑक्सीजन गैस जल में रहने वाली जंतुओं एवं पादपों की उत्तरजीविता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। दोस्तों आगे जानेंगे वस्तुएं जल में तैर अथवा डूब सकती है। क्या वस्तुएं भी जल में तैरती है या डूब जाती है। तो क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलेय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं। क्रियाकलाप 5 में भी हमने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं हो पाए वे जल के पृष्ठ पर क्या होने लगे दोस्तों, तैरने लगे, आकर तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए थे। क्या यह सही नहीं है। हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। चित्र 4.6 में किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां, वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद के कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है।
बूझो यह चाहता है कि आप इसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5-5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर आप जो जल में तैरते हैं और जल में डूब जाते हैं ऐसे 5-5 उदाहरण दे सकते हैं, और कुछ जो है तेल में तैरते हैं या नहीं तैरते हैं उसका जो आप परीक्षण है वह किस प्रकार करेंगे। तो आइए पारदर्शिता के बारे में जानेंगे। आपने लुका छिपी का खेल जरूर खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार करिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरे को दिखाई न दे। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे से देखकर आपका पता लगा लेगा। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें दोस्तों पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यहाँ पर हमने जाना कि जिन वस्तुओं को आसानी से पार करके यानी वस्तुओं को पार करके देख सकते हैं तो उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कांच, जल, वायु तथा प्लास्टिक। कुछ प्लास्टिक हैं पारदर्शी के उदाहरण होते हैं। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि खरीदार इन चीज़ों को आसानी से देख सके और वह उसे खरीद सके। तो दोस्तों, हमने यहाँ जाना कि पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे आप वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं। इन वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। आप यह नहीं बता सकते कि वह लकड़ी के बॉक्स के, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर में क्या रखा है। क्यों? क्योंकि आपको वह दिखाई नहीं देगा। लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। क्या आप अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों एवं वस्तुओं को पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्रियाकलाप छो ध्यान देंगे। हम क्रियाकलाप छो में देखेंगे कि कागज की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए। इस संबंध में आपने प्रेक्षण नोट कीजिए। अब कागज की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल अथवा मक्खन डालने से इसे फैलाइए। कागज के उस भाग से जहां तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। आप क्या देखते हैं? क्या यह पाते हैं कि बल्ब हमें पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? परंतु क्या आप इसे चिकने कागज से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख सकते हैं? कदाचित नहीं। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो दोस्तों, हमने पदार्थों के बारे में 3 चीज़ जान ली है। एक पारदर्शी पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में जाना, एक अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है उसके बारे में जाना, और अभी अभी हमने जाना पारभासी पदार्थ के बारे में, जिसका उपयोग कागज पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के लिए परीक्षण करने में किया था। वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ उदाहरण पर सोच विचार कर सकते हैं? दोस्तों, पारभासी पदार्थ के कुछ और उदाहरण आप सोच सकते हैं तो सोचिए और बताइए कि क्या होगा। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में समूहों में बांट सकते हैं। पहेली किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है।
टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का परीक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती है कि क्या आपकी हथेलियाँ पारदर्शी है या पारभासी है। तो दोस्तों आप बताइए कि आपकी हथेली कैसी है। हमने यह सीख लिया है कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है, इसके तथा इनके जल तथा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के ढंग भी भिन्न भिन्न होते हैं। वे जल जो तैर अथवा डूब सकते हैं अथवा पारदर्शी और पारभासी हो सकते हैं। पदार्थों का समूहन उनके गुणों में समानताओं अथवा विभिन्नताओं के आधार पर किया जा सकता है। हमें पदार्थों को समूहों में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दैनिक जीवन में हम प्रायः पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हो। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम आसानी से उनका पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्रायः सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के कोने में रखता है, सभी साबुनों को अन्य स्थान पर, जबकि अनाज तथा दालें का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है। इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार के समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन तथा गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना सुविधाजनक बन जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ जाना कि किस प्रकार अलग अलग वस्तुओं का भंडारण होता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे, अर्थात इसके बारे में और भी हम विस्तार से जानेंगे अगले कक्षा में। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बहुत कुछ सीख लिया है। हमने जाना पारदर्शी अपारदर्शी के बारे में, विलेय और अविलेय के बारे में भी जान लिया है। इसके साथ साथ हमने पारभासी के बारे में जाना, कठोर पदार्थ क्या होते हैं उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने धुतिमय यानी चमकीले पदार्थों के बारे में जाना और धातु अधातु के बारे में भी हमने इस चैप्टर में जान चुके हैं। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना ना भूलें। अगर आपको और भी कुछ का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे अगले वाले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड गुड बाय। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।